रचना को बारिश के टाइम पर मैगी खाना बहुत पसंद था। जहाँ लोगों को बारिश के मौसम में चाय, पकोड़े, समोसे, कचौड़ियाँ पसंद होती है, तो वहीं रचना को मैगी खाना अच्छा लगता था। साथ ही वो बहुत आलसी भी थी, जिसके चलते वो आए दिन अपनी माँ दामिनी से खरी खोटी सुनती रहती, जिसका उस पे कोई असर नहीं होता। ऐसे ही एक दिन शाम के समय बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और रचना आराम से अपने कमरे में बैठी टीवी देखते हुए मैगी खा रही थी। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आती है और उसे मैगी खाता देखकर कहती है, महारानी जी, कभी अपने पेट को छोड़कर दूसरों का भी पेट देख लिया करो। माँ, मैंने कौन सा आपको मना किया है कि आप लोग खाओ पियो मत। अरे नालायक, मना नहीं किया तो कौन सा बनाकर दे दिया। किलो माँ, आप भी खा लो। माँ, आपको तो पता ही है कि मुझे बारिश के मौसम में मैगी खाना कितना पसंद है, इसलिए खा रही हूँ। हाँ हाँ, दूसरों को भूख प्यास कहाँ लगती है। एक तुझे छोड़कर ना दूसरों का मन करता है बारिश में कुछ खाने का। अगर मन करता है तो बनाकर खा लो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आपका ही तो घर है। हे भगवान, किस कामचोर और नालायक को मेरी बेटी बना दिया है। एक मैगी खाने के सिवा और कुछ चीज में इसका दिमाग नहीं चलता। अरे ओ अकल की दुश्मन, मैं तुझसे पूछ नहीं रही हूँ बल्कि बता रही हूँ तुझे। क्या माँ, अब कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो और जाओ। मेरी मैगी और बारिश दोनों का मजा ना खराब मत करो। कुछ नहीं बोलना मुझे। जिसको तुझ जैसी नालायक बेटी मिल जाए उस माँ का यही हाल होता है। खा अकेले बैठकर अपनी सड़ी हुई उबली मैगी, ना जाने इसमें क्या स्वाद मिलता है तुझे। दामिनी इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और रचना आराम से अपनी मैगी खाती रहती है। उसके ऊपर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, जहाँ दामिनी अपने बेटे यश को कहती है, बेटा, अब तू भी अपनी बहन के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दे। बहुत समय हो गया है, साथ ही इसकी उम्र भी होती जा रही है। हाँ माँ, अब परेशान मत होइए, मैं रिश्ता देख रहा हूँ, लेकिन आप भी तो इसे कुछ समझाइए। अगर मैं कहीं इसके लिए रिश्ता देखने गया तो लोगों से क्या बोलूँगा? मेरी बहन को बारिश में मैगी खाने के सिवा और कोई काम नहीं है। बात तो तू सही कह रहा है बेटा। हाँ हाँ माँ, सारी सही बातें आप और आपका बेटा ही तो कहते हैं। मैं तो हमेशा आप लोगों को गलत ही लगती हूँ, और मेरे लिए रिश्ता ये क्यों देखेगा? मुझसे 1 साल छोटा है। ये नहीं देखेगा तो क्या पड़ोसी आएंगे तेरे लिए रिश्ता ढूंढने? और भाई छोटा हो या बड़ा, रिश्ता देखने वही जाता है अपनी बहन के लिए। और तू भी बारिश में उबली मैगी खाने के सिवा कुछ और बनाना सीख ले। ये आप क्या बोल रही हैं माँ? मैं काम करूँगी, मैं किचन में खाना बनाऊंगी? नो नेवर। ये नो नेवर ना अपने पास रख और अपना आलसपना छोड़कर खाना बनाना सीख ले, समझी? जरूरी नहीं तेरे ससुराल वालों को भी बारिश में उबली हुई मैगी खाना ही पसंद होगा। नहीं पसंद होगी तो जो पसंद होगा वो खुद बना कर खा लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या बात है माँ, ये ऐसे बोलकर हमारा नाम रोशन करेगी अपने ससुराल में? तू तो अपना मुंह बंद रख, समझा? और तुझे मेरी शादी की चिंता करने की ना जरूरत नहीं है। मेरा बस चले तो मैं तुझे कल रवाना कर दूं यहाँ से, लेकिन क्या करूं, कोई अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं रहा। वैसे भी तेरी शादी करवा के हमें कोई इज्जत नहीं मिलने वाली तेरे ससुराल में, इसलिए अभी भी टाइम है, सीख ले काम करना। नहीं, मुझे कोई काम नहीं करना। मुझे ये समझ नहीं आता, तू बारिश के मौसम में किचन में खड़े होकर मैगी कैसे बना लेती है, जब तुझे और दिनों में काम करने में इतना आलस आता है। देख, पहली बात, मैं मैगी सिर्फ बारिश के मौसम में ही खाती हूँ, सबकी अपनी पसंद है। दूसरी बात, मुझे कौन सा उसमें हाथ डालना होता है, सिर्फ उबालना ही तो होता है, उसमें कौन सी मेहनत लगती है? माँ, इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं ऑफिस चलता हूँ। यश इतना कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। दामिनी कई बार रचना को उसका आलस छोड़कर मैगी के सिवाय और भी चीजें सीखने को कहती, लेकिन रचना हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। ऐसे ही समय बीतता है और रचना की शादी एक अमित नाम के लड़के से होती है। और शादी के कुछ दिनों बाद ही एक रोज बारिश के चलते रचना की सास लीला, ननद राधिका और पति हॉल में बैठे आराम से बातें कर रहे थे। तभी रचना की सास लीला उसे बुलाकर कहती है, बहू देख, आज बारिश की वजह से सभी लोगों को एक साथ बैठकर बात करने का मौका मिला है। तो मैं क्या सोच रही हूँ, तू जल्दी से सबके लिए गरम गरम चाय और समोसे बना कर ले आ, फिर तो सबके साथ बैठकर बारिश के मजे लियो। हे भगवान, समोसे! अब इनको कैसे बताऊं कि मुझे समोसे का सा बनाना भी नहीं आता, और दूसरी बात, मुझे बनाना भी नहीं है। हद है यार, बारिश का मौसम एंजॉय करने के लिए होता है या किचन में खड़े खड़े काम करने के लिए? क्या बात है माँ,
मेरी तो आपने मुंह की बात छीन ली। बारिश में गरम गरम समोसे और चाय सोचकर ही मुंह में पानी आ गया। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। भाभी अब देर मत करो, जल्दी से किचन में जाकर चाय और समोसे ले आओ। क्या हुआ बहू, तो समोसे का नाम सुनकर इतनी गहरी सोच में क्यों पड़ गई? जा बना कर ले आ। माँ जी मैं ले आती बना के, लेकिन मुझे कल से बुखार हो रहा है, खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। बुखार हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा आप लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए नहीं बताया। बहू, अगर कोई परेशानी है तो बताना चाहिए ना। अभी तेरे लिए ये घर नया है, ऊपर से इतनी बारिश भी हो रही है। एक काम कर, तू जाकर अपने कमरे में आराम कर। मजा ही आ गया, यही तो मैं चाहती थी। अब आप लोग ऐसे ही बैठो और मैं आराम से इस बारिश के साथ अपनी मैगी का मजा लूंगी, वो भी आराम से कमरे में बैठकर। लीला के कहने पर रचना आराम करने के बहाने अपने कमरे में चली जाती है और जब सबका ध्यान उस पर नहीं होता तो वो चुपके से अपने परिवार वालों से बचकर मैगी बनाकर आराम से अपने कमरे में ले जाकर खाना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ रचना की खराब तबीयत के बारे में सुनकर उसके घर वालों का मूड खराब हो जाता है। तभी लीला अपनी बेटी राधिका से कहती है, बेटी, तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, अब वो काम तो नहीं कर सकती और तेरे भाई को भी कहाँ रोज रोज घर में रहने का मौका मिलता है जो वो भी इस मौसम का मजा ले सके। क्यों ना तू ही सबके लिए समोसे और चाय बना ला। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं भी यही सोच रही थी। हम एक काम करते हैं, भाभी की तबीयत खराब है, वो नीचे नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम ऊपर उनके कमरे में चले जाते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो राधिका? यही भाई कि मैं खाने के लिए समोसे और चाय बना लेती हूँ, उसके बाद हम सब लोग एक साथ भाभी के कमरे में चलते हैं, वहीं साथ बैठकर चाय और समोसे खाएंगे बारिश के मजे लेते हुए। ये आइडिया अच्छा है, इससे उसको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं भी बना कर लाती हूँ। राधिका इतना कहकर सबके लिए समोसे और चाय बनाने किचन में चली जाती है। कुछ समय बाद सभी लोग खाने के सामान को लेकर रचना के कमरे में जाते हैं, जहां वो मैगी खाते हुए अपने आप से बोल रही थी, अच्छा हुआ मैंने तबीयत खराब होने का बहाना बना लिया, वरना सबको पता चल जाता कि मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता और मैं काम के मामले में बहुत आलसी हूँ, इसलिए झूठ बोलकर अपनी जान बचा ली। अपने आप से बातें करते हुए रचना की नजर दरवाजे पर जाती है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद सभी अंदर आते हैं और लीला कहती है, क्या बात है बहू, हम यहाँ तेरी तबीयत को लेकर परेशान हो रहे थे, तेरे लिए नाश्ता बना कर लाए ताकि तू भी बारिश का मजा ले सके सबके साथ। लेकिन तू तो पहले ही मैगी के साथ बारिश के मजे ले रही है। अगर तुझे नहीं बनाना आता था तो बता देती, ऐसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। कल को सच में तबीयत खराब भी हो गई तेरी तो कौन भरोसा करेगा तेरी बात पर। इतना आलस भी ठीक नहीं है बहू। अपनी सास की बात सुनकर रचना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने झूठ के लिए सबसे माफी मांगती है और दोबारा फिर कभी काम से बचने के लिए झूठ ना बोलने का वादा करती है। शिव एक अच्छे परिवार का भोला भाला लड़का था, जिसे चमक धमक से ज्यादा सादगी आकर्षित करती थी। एक दिन उसकी बहन मनीषा उसे बोलती है, भैया, माँ केदारनाथ जाने से पहले बोल कर गई थी कि ये सारा स्टोर रूम का सामान कबाड़े वाले को बेच देना, तो क्या आप प्लीज किसी नौकर को बोलकर ये सामान बिकवा दोगे? आज तो आपका ऑफ है ना, और मुझे मेरे दोस्तों के साथ क्लब जाना है और आने में देर हो जाएगी। इतना कहकर मनीषा घर से बाहर चली जाती है और शिव अपने कामों में लग जाता है। कुछ ही देर बाद में शिव अपने घर की बालकनी में खड़ा था कि तभी उसके कानों में एक सुरीली सी आवाज आती है, कबाड़ी वाले, रद्दी प्लास्टिक पेपर टीन। शिव उसे देखता है तो उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है जो कबाड़ा खरीदने वाली होती है। उसे देखकर शिव एक पल के लिए उसमें खो जाता है, जिसके बाद खुद को संभालते हुए वो उसे पुकारता हुआ बोलता है, सुनो, तुम कबाड़ा खरीदती हो क्या? अरे नहीं साहब, मैं तो बस रेडी लेकर ऐसे ही सैर पे निकली हूँ। अरे बोनी का टाइम है, क्यों मजाक करते हो? हमारे घर कुछ कबाड़ है, लोगी क्या? अरे क्यों नहीं लूंगी साहब, लकड़ी, प्लास्टिक, पेपर, लोहा, टीन, टप्पर सब चलेगा। कोमल शिव के घर आ जाती है और जहाँ एक तरफ कोमल स्टोर रूम का कबाड़ ले रही होती है, वहीं शिव कोमल को कबाड़ के साथ साथ अपना दिल भी दे देता है। कबाड़ चुनने के बाद कोमल शिव को 500 रुपए देते हुए बोलती है, साहब इसका मैं बस 500 ही दूंगी आपको, सुबह सुबह बोनी का टाइम है, बहस मत करना। शिव 500 रुपए लेकर मुस्कुराने लगता है और कोमल कबाड़ को रेडी पर रखकर निकल जाती है। जिसके बाद उसकी बहन मनीषा घर आती है और शिव से बोलती है, अरे क्या बात है भाई, आपने तो सारा कबाड़ बेच दिया। अच्छा सुनो ना, जब तक माँ बाहर है क्या मैं 1-2 दिन के लिए घुमाऊं प्लीज? शिव मनीषा को मंजूरी दे देता है
और मनीषा दोस्तों के साथ फिर से बाहर चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन कोमल की याद में शिव काम पर नहीं जाता और बालकनी में खड़ा होकर उसका इंतजार करता है। जिसके कुछ देर बाद में कोमल के आते ही शिव उसे फिर से अपने घर बुलाता है और इस बार तो अपने घर का कीमती सामान भी कबाड़ में बेच देता है। समय बीतता जाता है और अब शिव और कोमल एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जिसके बाद एक दिन शिव कोमल से शादी करके उसे घर लेकर आता है, जिसे देखकर शिव की माँ सरोज बोलती है, ये कौन है? तूने मुझे बिना बताए शादी कर ली? माँ, मुझे डर था कि आप इस शादी के लिए नहीं मानोगे, तो मैंने शादी कर ली। इतने में ही मनीषा नीचे आती है और कोमल को देखकर बोलती है, ये कचरे और कबाड़ की स्मेल कहाँ से आ रही है? छी! अरे हमसे आ रही होगी, हम कबाड़े वाली फैमिली से जो बिलोंग करते हैं। तुम कबाड़ी वाली हो? अरे बस हम नहीं, हमारे दादा परदादा यही बिजनेस करते थे। कोमल का ये भोलापन जहाँ मनीषा को फूटी आँख नहीं सुहाता, वहीं सरोज को कोमल बहुत पसंद आती है। और मनीषा को जवाब देते हुए सरोज बोलती है, तो क्या हुआ बेटी, तेरा भाई भी तो किसी कच्छों की कंपनी में काम करता है ना? माँ, वो एक VIP अंडरगारमेंट ब्रांड है। और खैर छोड़ो, आपसे तो बहस ही बेकार है। इतना कहकर मनीषा अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता जाता है, जहाँ कोमल शिव और सरोज के दिल में अपनी जगह बना चुकी थी, वहीं मनीषा कोमल से दूर दूर रहती। एक दिन कोमल मनीषा के कमरे में जाकर बोलती है, मनीषा दीदी आ जाओ, खाना खा लो। तो अब ये दिन आ गए कि हम एक कबाड़ी वाली के साथ खाना खाएंगे? नो, नेवर। कोमल ये सुनकर उदास हो जाती है और सरोज ये सब सुनकर मनीषा से बोलती है, देखो मनीषा, अब जो भी है वो तुम्हारी भाभी है, तो उनसे तमीज से बात करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। इतना कहकर सरोज अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद मनीषा सोच लेती है कि वो कुछ तो ऐसा करके रहेगी जिससे कोमल की इमेज घर वालों की नजरों में खराब हो जाए। उसके बाद वो छुपकर सरोज के कमरे की कुछ कीमती चीजों को छुपा देती है और सुबह जैसे ही सरोज अपने कमरे के सामान को गायब देखती है, वो सबको बुलाकर बोलती है, बहू, मनीषा, शिव, कहाँ हो? इधर आओ जल्दी। जिसके बाद तीनों सरोज के पास आते हैं और कोमल पूछती है, क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ माँ, सुबह सुबह कौन सा तूफान आ गया? माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे मेरे कमरे से बहुत सारी कीमती चीज गायब हो गई हैं। यहाँ तक कि जो एंटिक पीस लंदन से आया था वो भी नहीं है। कौन सा एंटिक पीस? अरे माँ, भाभी को क्या पता एंटिक क्या होता है? भंगार बोलो, भंगार। मुझे तो लगता है कि इन्होंने ही गायब किया है। वैसे भी इनको तो वो कबाड़ा ही लगा होगा। नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता। आप कौन से सामान की बात कर रही हैं? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ बहू, मुझे अच्छे से पता है कि तूने कुछ नहीं किया होगा। हाँ, शायद अगर किसी ने तुझे फंसाने की कोशिश की है तो बात अलग है। ये सब सुनकर मनीषा के हाव भाव बदल जाते हैं और वो बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद में सब नॉर्मल हो जाता है और अब कोमल घर की बहुत देखरेख किया करती, साथ ही साथ पैसों की भी खूब बचत किया करती। कोमल की ये सब अच्छी आदतें देखकर मनीषा मन ही मन में बोलती है, हद है भाई की भी, किस कबाड़न को घर में उठा लाए। हमारे पास इतनी दौलत है कि दोनों हाथ से भी लुटाए तो कम पड़े, और एक ये औरत है कि एक एक पैसे के लिए चिंदीगिरी करती है। एक दिन मनीषा नशे में लेट नाइट पार्टी से आ रही थी कि तभी रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि मनीषा की हालत बहुत खराब है और उसे B पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है, लेकिन किसी भी ब्लड बैंक में B पॉजिटिव ब्लड नहीं था और अब मनीषा की हालत और खराब होने लगती है। ये सब देखकर कोमल डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर, आप मेरा ब्लड टेस्ट करो ना, चाहे सारा ब्लड निकाल लो, पर मेरी ननद को बचा लो। जिसके बाद कोमल का ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है और पता चलता है कि कोमल का ब्लड ग्रुप मनीषा से मैच कर रहा है। जिसके बाद डॉक्टर बिना देर किए मनीषा को खून चढ़ा देते हैं और मनीषा होश में आने के बाद सरोज से बोलती है, माँ, मुझे क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आई? कैसे आई? तू तो घर चल, फिर मैं तुझे बताती हूँ। बहुत पर निकल आए हैं ना तेरे, आज सारे पर काट दूंगी तेरे। सरोज मनीषा को डांट रही थी, तभी कोमल बोलती है, माँ जी, आप मनीषा दीदी को मत डांटो, हम घर जाकर बात करेंगे। ओ जस्ट शट अप।
तुमसे किसने बोला है बीच में गांधीगिरी करने को? बाय द वे, तुम यहाँ आए ही क्यों हो, ब्लडी कबाड़ी वाली? ये सब सुनकर सरोज के सब्र का बांध टूट जाता है और वो बोलती है, तू चुप कर, जानती भी है कि तुझे किसने बचाया है। अगर ये कबाड़ी वाली ने तुझे अपना खून न दिया होता तो तू इस दुनिया में जिंदा न होती। अब अगर तुझे इतनी ही दिक्कत है ना तो उठा चाकू और निकाल दे इसका सारा खून जो तेरी रगों में बह रहा है। ये बात सुनकर मनीषा को बहुत बुरा लगता है कि वो उसी भाभी की निंदा कर रही थी जिसने उसकी जान बचाई है। जिसके बाद वो अपनी भाभी कोमल को बोलती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मैं अपनी अमीरी में इतनी अंधी हो गई थी और ये भूल गई थी कि अमीर गरीब होने से पहले हम इंसान हैं। कोई बात नहीं मनीषा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम सही रास्ते पर आ गई, बस यही मेरी सबसे बड़ी जीत है।